वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा आज हम BHU BCom एंट्रेंस का बिजनेस एनवायरनमेंट का नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो पुराने लेक्चर्स को देख लें, ठीक है। आगे हम चलते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। बेटा इकोनॉमिक में आप क्या करोगे, बाकी चीज़ें हम देखेंगे। आपको याद हो लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे कि जो हमारा मीन्स ये कह सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस इन्वायरमेंट था, उसमें इकोनॉमिक फैक्टर था। तो इकोनॉमिक फैक्टर में हमने देखा था कि कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी था। तो यहाँ पे हम मिक्स्ड इकोनॉमी देखते हैं। बाकी जब हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स को कवर अप करेंगे तो वहाँ सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी इसलिए हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो आप याद करो तो हम आपको बताए थे कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो इसलिए हमें मिक्स्ड इकोनॉमिक्स थोड़ा डिटेल में जानने की जरूरत है। तो देखते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक होता क्या है। कि अ मिक्स्ड इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट और स्टेट ओन्ड एंटिटीज। A mixed economic system is a system that combines aspects of both capitalism and socialism। देखो बेटा नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बोलें मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है मेरा, कि जो कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म दोनों को कंबाइंड रूप है वो मेरा मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब कैपिटलिज्म क्या था आपको याद होना चाहिए कि उसमें हमने बताया था कि मेन क्या उस होता है कैपिटलिज्म में, प्रॉफिट मोटिव होता है। मीन्स बिजनेस एंटिटी जो भी होती हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में, वहाँ पे उनका मेन फोकस होता है प्रॉफिट मोटिव का। लेकिन सोशलिज्म में क्या होता है कि सोसाइटी का बेनिफिट की बात करती है, मीन्स सोशल वेलफेयर की बात करता है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है कि प्रॉफिट मोटिव के साथ साथ सोशल वेलफेयर भी हो, ये मिक्स्ड इकोनॉमी होता है। तो हमारा यही बोल रहा है कि मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है, प्राइवेट सेक्टर भी और जो कि गवर्नमेंट सेक्टर दोनों। अब आप ध्यान से देखो कि गवर्नमेंट सेक्टर जो होते हैं बेसिकली उनका क्या काम होता है कि पब्लिक यूटिलिटीज़ की बात करते हैं, मीन्स जो उससे समाज का भला हो। आप कह सकते हो कि सोसाइटी के नीड्स की बात करते हैं। बट प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉफिट मोटिव की बात होता है। नहीं तो वही बोला है कि यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों का मिक्सअप होता है मिक्स्ड इकोनॉमी में। अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी तो क्या कह रहा है, को एग्जिस्टेंस का मतलब होता है बेटा कि दोनों का समाहित होना, कि मीन्स प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों एक दूसरे साथ साथ चल रहे हैं। इंपॉर्टेंस टू पब्लिक सेक्टर, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि मिक्स्ड इकोनॉमिक्स में प्राइवेट सेक्टर से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंस पब्लिक सेक्टर को दिया जाता है। मीन्स सोशल वेलफेयर की बात थोड़ी सी ज़्यादा होती है मिक्स्ड इकोनॉमिक में। जैसा कि अपने यहाँ भी आप देखते आए हो डेवलपमेंट ऑफ बोथ सेक्टर्स। अब आगे देखो ये भी बता रहा है कि पब्लिक सेक्टर को इम्पोर्टेंस देना ठीक है, बट दोनों का हमारा क्या हो रहा है कि कह सकते हो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों का साथ साथ कह सकते हैं डेवलपमेंट होता है। मैक्सिमम सोशल वेलफेयर कि नेक्स्ट पॉइंट में मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। देखिए हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी में जो होता है कि एक तरीके से कह सकते हो कि सोशलिज्म की बात चल रहा है। प्रॉफिट मोटिव नहीं उतना ज़्यादा होता है, कि ज़्यादा हमारा क्या होता है सोशल वेलफेयर, सोसाइटी की जितने अधिक से अधिक सेवा कर सकते हो वो चीज़ें। मीन्स जो हमारे नीडी पीपुल्स हैं उनको हम अधिक से अधिक कितना बेनिफिट दे सकते हैं, ये हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी होता है। ओके, नेक्स्ट आपका है बेटा बिजनेस साइकिल। ये अगला टॉपिक है आपका बिजनेस साइकिल, जिसको व्यवसाय चक्र बोलते हैं। तो ये बहुत से बच्चों का इस पे क्वेश्चन भी आया था, तो आज देखिए आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा। ये क्या बोला, इट कंटेंट्स द प्रॉस्पेरिटी, बूम, डिक्लाइन, डिप्रेशन, रिकवरी ऑफ कह सकते हो कि बिजनेस। ठीक, आई मतलब क्या हो रहा है कि इसको अब देखो एक ग्राफ से हमने समझाने की कोशिश किया है। बेसिकली देखो कि ये आप व्यवसाय चक्र क्या होता है कि आप व्यवसाय चक्र को समझो। आप नॉर्मल सी बात करो कि हर किसी के लाइफ में क्या होता है कि एक स्टेज होता है कि मीन्स आप ग्रोथ स्टार्टिंग करोगे, फिर आप ग्रोथ करोगे, फिर आप अपने मैक्सिमम पे रहोगे, फिर डिक्लाइन होगा, फिर से आप कर सकते हो कि रिकवरी करोगे। तो वही चीज़ यहाँ पे बिजनेस साइकिल में होता है। मीन्स देखो बिजनेस अगर आप थोड़ा सा याद करो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल गोइंग कंसर्न की बात करता है। तो गोइंग कंसर्न में क्या बात होता है कि जो बिजनेस की लाइफ है इनफाइनाइट है, मीन्स कॉन्टिन्यूअस चलती रहेगी अनंत समय तक। तो अब उस लाइफ टाइम में जो कह सकते हो इनफाइनाइट टाइम है, तो उस इनफाइनाइट टाइम में बिजनेस में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। तो वही उतार चढ़ाव जो है बिजनेस साइकिल या कह सकते हो व्यवसाय चक्र है। अब देखो कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है, हमने दो लिया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे टाइम मीन्स जो बिजनेस की लाइफ चल रही है वो बात हो रहा है, और वाई एक्सिस पे आप देखोगे लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, मीन्स जो हमारा बिजनेस चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट होगा तो नॉर्मल से स्टार्ट होगा हमेशा। ओके, तो आप देखोगे नॉर्मल से जब यहाँ एक स्टार्टिंग लाइन हमने पैरेलल में दिया है एक्स एक्सिस के,
तो वहाँ से जो स्टार्टिंग पॉइंट हुआ है आप देख सकते हो, प्रॉस्पेरिटी की बात करा है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब बेटा कि जब आप अपना ग्रोथ शुरुआत की हो, मीन्स आप क्या कर रहे हो कि अभी इंक्रीज कर रहे हो, ओके। फिर एक टाइम ऐसा आता है जो आपका बूम होता है, मीन्स आप अपनी मैक्सिमम पे हो जाते हो। देखो वहाँ अपर साइड में बूम का दिख रहा है आपको सिग्नल। फिर उसके बाद जब आप बूम पे आते हो, फिर अगर आप वहाँ से अपने आप में चेंजेस नहीं कर सकते हो, टाइम के अकॉर्डिंग नहीं बदलते हो, तो क्या होगा, डिक्लाइन होगा। डिक्लाइन आपका बेटा होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि आप नॉर्मल पे जाओगे। फिर नॉर्मल से भी क्या होगा कि नीचे आप जाना स्टार्ट करोगे, मीन्स अगर आप अपने को रिवाइव नहीं कर रहे हो तो आप क्या करोगे, नॉर्मल से भी बिलो चले जाओगे। जब नॉर्मल से बिलो जाओगे तो उस टाइम पीरियड को डिप्रेशन बोला जाता है, मीन्स मंदी का दौर आप कह सकते हो कि एक तरीके से कहा जा सकता है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, जब डिप्रेशन में जाओगे, अगर आप अपने आप को फिर से रिवाइव कर रहे हो तो उसको बोला जाता है रिकवरी। रिकवरी देख सकते हो कि नॉर्मल से एवं। अब देखो बेटा थोड़ा सा कंफ्यूज आप मत होइएगा कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, प्रॉस्पेरिटी और रिकवरी दोनों अपर साइड में जा रहे हैं कर्व। जो कर्व आप देख रहे होगे प्रॉस्पेरिटी और रिकवरी का, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि प्रॉस्पेरिटी की जब बात आती है तो नॉर्मल से स्टार्ट होता है, लेकिन जब रिकवरी की बात हो रही है वो बिलो नॉर्मल, मीन्स डिप्रेशन में जो आप रहते हो उस डिप्रेशन से आप निकलते हुए जब आगे बढ़ते हो उसको बोला जाता है रिकवरी होना। तो ये आपका बेटा बिजनेस साइकिल की बात हुई, व्यवसाय चक्र। अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा कि व्यवसाय चक्र क्या होता है। नेक्स्ट हमारा है, देखो, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। बेटा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। आप कह सकते हो कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और बिजनेस इन्वायरमेंट के दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कह सकते हो कि हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए एक तरीके से कह सकते हो कि लाइफ ब्लड है, ओके। मीन्स आप कह सकते हो संजीवनी है। कि अब देखते हैं कि ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं कि बिफोर 1991 पब्लिक सेक्टर हैज बीन असाइंड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्राइवेट सेक्टर वाज वर्किंग अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स। बात क्या है बेटा कि देखो ये यहाँ पे जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बात हो रहा है, ये इंडियन इकोनॉमी के सिनारियो में बात हो रहा है कि 1991 मीन्स 1991 के पहले जो हमारे यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन थी वो सब कुछ कह सकते हो पब्लिक सेक्टर में सरकारी तौर पे सब सरकारी कंट्रोल में थे। प्राइवेट सेक्टर का हमारे यहाँ बहुत ही कम नामो निशान था। और अपने यहाँ एक चीज़ ये भी जान लो कि सरकारी का मतलब जो जैसे हमारे मतलब जैन में सरकारी बात आता है तो एक हमारा जो कह सकते हो माइंड सेट बना हुआ है कि लेजीनेस। मीन्स सरकारी का मतलब हम अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो हम लोग क्या बोलते हैं, निकम्मा। मीन्स निकम्मे का मतलब क्या कि वहाँ पे न तो कोई टाइमिंग होती थी वर्किंग का, न आने का न जाने का, और फाइलें आपकी आती जाती रहती थी। तो उससे क्या हो कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही बुरी हो चुकी थी। 1991 जब आया तो आपको ये भी हम यहाँ पे बता देते हैं कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बात हो रही है, एक उस टाइम के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, या कह सकते हो कि इकोनॉमिस्ट थे, सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, इकोनॉमिस्ट थे, जो कि बेस्ट इकोनॉमिस्ट बोले जाते हैं वर्ल्ड के, डॉक्टर मनमोहन सिंह। मीन्स हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर। मैं इनको एज ए इकोनॉमिस्ट बहुत ही अच्छा मानता हूँ, बिकॉज कि आज जो इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन आप देख रहे हो कहीं ना कहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की देन है कि हमारे इंडियन इकोनॉमी को इन्होंने एक ऐसे परिस्थिति से निकाला कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। बेटा 1991 में जो स्थिति हो चुकी थी देश की, अगर उस टाइम मनमोहन सिंह जी जो डिसीजन लिए थे वो न लेते तो शायद आज इंडियन इकोनॉमी जिस हालात में पहुंची है वो नहीं होती, ओके। तो अब हम आगे की बात करते हैं। इन जुलाई 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज अनाउंस्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ पुलिंग द country out of economic crisis and accelerating the rate of economic growth. In this policy, main emphasis was on liberalization, privatization, globalization, fiscal reform, financial reforms. अब देखो बेटा एक मेन कह सकते हो कि देखो यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लेना पहली चीज, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों को कंबाइंड रूप से आपका बोला जाता है एलपीजी पॉलिसी। ये एलपीजी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है बहुत ज़्यादा कि लिबरलाइज मीन्स एलपीजी स्टैंड्स फॉर, तो आप बता सकते हो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब देखो बेटा मेन जो फोकस था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का वो क्या था
कि आप कह सकते हो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पहले जो थे कि मीन्स अगर आप नई कंपनी ओपन करना चाहते हो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स थे। तो मनमोहन सिंह जी ने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ जो रूल्स होने चाहिए वो कह सकते हो स्ट्रिक्ट नहीं होने चाहिए, मीन्स उसको लिबरल बनाइए कि आप ऐसा करिए कि नई कंपनियों प्रमोट हों, डीमोटिवेट ना हो। कोई बिजनेसमैन अगर नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसको आप प्रमोट करो, ना कि डीमोटिवेट करो। फिर उसके बाद आता है प्राइवेटाइजेशन। उन्होंने बोला कि हमें प्राइवेट सेक्टर को अधिक से अधिक इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, ये सरकारी चीज़ों को कम करिए आप। मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर जो थे, पब्लिक सेक्टर को कह सकते हो कि एक तरीके से उन्होंने कहा कि इनको साथ में ले चलिए, बट प्राइवेट सेक्टर के लिए नए बेनिफिट्स आप कह सकते हो, नए अनाउंसमेंट करिए ताकि लोग मोटिवेट हो प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए। और आप ये देख सकते हो कि कंपेयर कर सकते हो कि जो पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज़ होते हैं और प्राइवेट सेक्टर वाले ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, क्योंकि उनके जो वर्किंग होते हैं वहाँ पे आप कह सकते हो कि उनको जवाब देना पड़ता है। मीन्स अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट को लिए उनकी जवाबदेही होती है कि अगर आपने कोई काम नहीं किया तो क्यों नहीं किया, फिर किया है तो उसमें कमी रही तो कैसे रह गए। बट पब्लिक सेक्टर में ये चीज़ें उतनी अच्छे से नहीं हो पाती हैं। फिर ग्लोबलाइजेशन, उन्होंने बोला कि जो हमारे मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको आप ग्लोबल लेवल पे ले जाओ, मीन्स इंटरनेशनल लेवल पे ले जाओ। आज का टाइम का डिमांड ये है कि आप जब तक ग्लोबल लेवल पे नहीं मार्केट करोगे तो किसी भी कंट्री का ग्रोथ हो पाना पॉसिबल नहीं है। फिर फिजिकल रिफॉर्म्स एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, उन्होंने ये भी बताया कि जो लोन्स वगैरह देने के तरीके हैं उनमें भी हमें मॉडिफिकेशन लाना पड़ेगा, मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कीजिए। इन शॉर्ट हम ये बोले कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ये थी, ये पॉलिसी ऐसी बनाई गई कि नए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट किया जा सके, मीन्स जितने अधिक से अधिक नए बिजनेस इस्टेब्लिश हो सकें उसकी बात की गई है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। अब अगर हम मेन फीचर्स की बात करें, इन्होंने क्या बोला, रिप्लेसिंग कंट्रोल्ड इकोनॉमी बाय लिबरल इकोनॉमी। कंट्रोल इकोनॉमी का मतलब होता है बेटा कि जिसपे आप कह सकते हो कि एक तरीके से बाउंडेशन लगाए रहो ऐसी अर्थव्यवस्था को। तो उन्होंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जिसको सरल आप बना दो। लिबरल का मतलब होता है सरलीकरण कर दो, मीन्स इजी कि कोई भी आ सके। फिर इनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर, कि जो प्राइवेट सेक्टर हमारे हैं उनको आप प्रमोट करो। फिर नेक्स्ट आपका है प्रमोटिंग एफडीआई। एफडीआई का फुल फॉर्म बेटा आप जान लो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अभी जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो इन्होंने थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन किया, फर्स्ट डेवलपमेंट इंडिया की बात की, मीन्स ये उस टर्म कह सकते हो कि एफडीआई का जो बीजेपी का कॉन्सेप्ट दिया गया, ये इंडिया को डेवलप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया कि फर्स्ट डेवलप्ड इंडिया। लेकिन एफडीआई का जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड बात हो रहा है, ये फर्स्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मीन्स हम क्या किए कि प्रमोट किए कि जो फॉरेन की कंपनियां हैं वो सीधा इंडिया में आके इन्वेस्ट करें, ना कि हम बाहर से क्या करें एक्सपोर्ट वगैरह करें। इन चीज़ों को क्या किया रिड्यूस करने के लिए कि आप आइए हमारे यहाँ बिजनेस करिए, ये बात हुई एफडीआई से रिलेटेड। फिर इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस इन ट्रेड पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल। कि फिर ट्रेड पॉलिसी वगैरह क्या होता है बेटा कि जो व्यापारिक समझौते वगैरह होते हैं कि मीन्स हमारे यहाँ अगर आप आकर बिजनेस करते हो तो इससे रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशन थे उसको ईजी बनाया गया कि ये नहीं बहुत हार्ड रूल हो जाए कि आप आ ही ना सको, ये बातें हों। फिर इंकरेजिंग मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर थे उनको मॉडर्नाइज किया गया कि मीन्स जो करेंट टाइम में चल रहा है उससे कम्पीट कर सके। आप जानते हो कि इंडिया को क्या बोला जाता था बेटा, कृषि प्रधान देश। तो बट फिर भी हम क्या थे, कृषि में बहुत ही पीछे थे, कृषि प्रधान बोला जाने के बाद भी। तो इसी क्या हुआ कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में इस चीज़ पे ध्यान दिया गया कि जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर है उनको क्या करो कि मॉडर्नाइज करो, कि जो हमारे न्यू इक्विपमेंट्स आ रहे हैं कि उसको यूज़ किया जाए ताकि हम क्या कर सके अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फिर न्यू मॉनेटरी पॉलिसी। मीन्स हमारे कह सकते हो कि जो ओवरऑल हम बोले कि बिजनेस से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे उनको क्या किया गया कि फिर से मॉडर्नाइज किया गया, फिर से उसमें अमेंडमेंट किया गया और अमेंड करके ऐसा बनाया गया कि एक तरीके से कह सकते हो बिजनेस के लिए हम कर सकते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट लगा कि नए बिजनेस यूनिट्स अधिक से अधिक हैं। और इसी का देन है बेटा कि 1991 के बाद आप देखोगे
प्राइवेट सेक्टर में जो बूम आया कि कह नहीं सकते, और धीरे 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 हमारी इकोनॉमी फिर से रिवाइव हुई कि ये जान लो कि 1991 में हमारे यहाँ ये स्थिति हो चुकी थी कि अगर न्यू इकोनॉमी पॉलिसी नहीं लाई जाती तो हम ऐसे कर्ज में दब जाते बेटा कि फिर उस कर्ज से उबर नहीं पाते। तो उसी टाइम मनमोहन सिंह जी ने एक ऐसी पॉलिसी लाया कि जो इंडियन इकोनॉमी को एक नए तरीके से कह सकते हो सजीवन बूटी दी, और आज हम अच्छे कंडीशन में पहुंच चुके हैं। देखो हर गवर्नमेंट का रोल रहा है, बट हम कह सकते हैं कि जो उस टाइम की डिमांड थी उसमें मनमोहन सिंह जी ने बहुत ही अच्छा काम किया एज ए इकोनॉमिस्ट। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे बेटा, रीजनल इम्बैलेंस। अब रीजनल इम्बैलेंस क्या होता है ये आप समझने की कोशिश कीजिए। फ्यू स्टेट्स और रीजन्स ऑफ इंडिया आर डेवलप्ड वाइल अदर्स अंडर डेवलप्ड, दिस इज कॉल्ड रीजनल इम्बैलेंस। देखो होता क्या बेटा कि अपने यहाँ आप देखोगे कुछ कह सकते हो कि स्टेट्स मीन्स कुछ राज्य या कुछ डिस्ट्रिक्ट्स या कुछ सिटीज़ बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हो गए, मीन्स बहुत ही ज़्यादा उनका विकास हो गया, और कुछ का बहुत ही ज़्यादा पिछड़े रह गए, मीन्स वो आगे नहीं बढ़ पाए, वो कंट्री के साथ नहीं बढ़ पाए। तो इसी को बोला जाता है रीजनल इम्बैलेंस। अब इसके क्या वजह थी कि मीन्स क्या हुआ कि ऐसा कि हमारे यहाँ रीजनल इम्बैलेंस की बात आ गई कि ऐसी कहाँ पे कमियां रहीं। तो अब इसको देखो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कॉजेज ऑफ रीजनल इम्बैलेंस हम देखते हैं। जियोग्राफिकल फैक्टर पहला है, तो मीन्स जियोग्राफिकल का मतलब होता है भौगोलिक कारण। अब जियोग्राफिकल में क्या है, देखो बेटा हमारे यहाँ आप देखे होंगे कि जो कह सकते हो कि हमारा देश विभिन्नताओं से भरा है, और हमारे यहाँ जितने स्टेट्स हैं जितने राज्य हैं उनमें भी अपनी अपनी कोई ना कोई क्वालिटीज़ है। अब कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे क्या कर सकते हो कि जो उनका जियोग्राफिक्स है कि वहाँ पे बिजनेस के लिए कह सकते हो कि आप एक तरीके से अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं रही या पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है। जैसे आप देख सकते हो कि हिमाचल वगैरह में क्या है, पहाड़ी इलाका है। फिर आप नए उत्तराखंड में देखो क्या है, वो भी पहाड़ी इलाका है, जहाँ पे क्या कि कभी भी बारिश हो गई, कभी भी क्या कर सकते हो कि पहाड़ फट गए, ये सारी चीज़ें। तो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जैसे गुजरात में आप कच्छ देख लो, राजस्थान आपके हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली वजह रही हैं कि जो क्या हो सकते हैं कि आप कह सकते हो रीजनल इम्बैलेंस का मतलब ऐसे एरियाज़ में कोई भी कंपनी नहीं जाने की पसंद करेगी, मीन्स ऐसे जगहों पे कोई भी बिजनेस यूनिट अपना लगाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसको जब पॉजिटिव इन्वायरमेंट ही नहीं मिलेगा तो बिजनेस यूनिट अपना एस्टेब्लिश करके क्या करेगा। फिर रॉन्ग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन 5 ईयर प्लान। पंचवर्षीय योजनाएं जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट के द्वारा लाई जाती हैं बेटा, उसका भी गलत तरीके से एलोकेशन किया गया। कि अब देखो हमारे यहाँ जो पंचवर्षीय योजनाएं आती हैं ये आप भी जानते हो कि वो बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल मोटिवेटेड होती हैं, क्या आप कह सकते हो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होती हैं, कि जो भी नेता होते हैं वो अपने एरिया के विकास में लगे रहते हैं, कि मीन्स अपने लोकल एरिया को इतना ज़्यादा डेवलप करने के चक्कर में पड़ते हैं कि बाकी जगहों को वो क्या करते हैं, इग्नोर करने लगते हैं। ये भी एक वजह रहा है कि मीन्स जो हमारे 5 ईयर प्लान्स आते थे तो उनका सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया, या आप कह सकते हो कि उनको जहाँ पे जाना चाहिए था, जो नीडी पीपल थे उन नीडी पीपल तक उस 5 ईयर प्लान का बेनिफिट्स नहीं दिया जा गया, ये वजह है। फिर डिफेक्टिव ग्रीन रिवोल्यूशन पॉलिसी, हरित क्रांति जिसे बोला जाता है, जो हमारी हरित क्रांति की पॉलिसी है वो भी सही तरीके से लागू नहीं किया गया और सही तरीके से नहीं लाया गया जो वास्तव में होना चाहिए था। फिर कम्युनल राइट्स, दंगे जो हमारे वहाँ होते हैं आए दिन आप देखते हो कि बहुत सारे क्या होते हैं कि दंगे हो जाते हैं, तो भी कहीं ना कहीं कि हमारे क्या कर सकते हो कि रीजनल इम्बैलेंस का कारण बनता है। देखो अगर कहीं पे भी दंगे ज़्यादा होंगे बेटा तो वहाँ कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने यूनिट्स को इस्टेब्लिश नहीं करेगा। लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़ का मतलब क्या है कि जैसे आप कह सकते हो कि सड़क, पानी, बिजली कि मीन्स देखो जहाँ पे आप ध्यान से देखोगे जो जिन प्लेसेस पे बिजनेस यूनिट्स हैं या जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे इन चीज़ों की फैसिलिटीज़ बहुत ही अच्छी होगी। मीन्स कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वहीं पे अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा कि जहाँ पे कह सकते हो कि सड़क अच्छा, मीन्स ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, फिर वहाँ पे लाइटिंग हो, फिर आपका वाटर सप्लाई, मीन्स जो आप कह सकते हो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो अच्छी हो, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन जब वहाँ पे इस्टेब्लिश होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और एम्प्लॉयज़ वहीं पे जाना पसंद करेंगे जहाँ पे उनको अपनी बेसिक नीड्स की फुलफिलमेंट हो सके। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, मीन्स कह सकते हो राजनीतिक अस्थिरता। हमारे यहाँ भी देखो बेटा कि टाइम टू टाइम क्या होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट्स आती हैं अगर वो फुल मेजॉरिटी में न रहें तो इस चीज़ का भी डर बना रहता है कब वो बहुमत अपना खो देंगी। तो ऐसी वजहों से भी क्या होता है कि हमारा रीजनल इम्बैलेंस की बात आती है। मीन्स वो
जब ये कह सकते हो बहुमत में नहीं रहती हैं, तो उनके ऊपर बहुत सारे जो उनके सपोर्टिंग पार्टीज़ होते हैं उनका दबाव होता है कि इस एरियाज़ में आप ज़्यादा वर्क करिए, यहाँ पे आप ज़्यादा काम कराइए, कि इनको आप क्या करिए कि प्रमोट करिए। तो ऐसे में क्या होता है कि जो मीन्स आप कह सकते हो कि बेसिकली मोटिव होना चाहिए, जिस मोटिव के साथ काम करना चाहिए वो नहीं हो पाता है। फिर डिफेक्टिव लेंडिंग पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अब ये भी हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है बेटा, कि आप ध्यान से देखो कि मीन्स जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोन वगैरह दे रहे हैं, उनका लोन देने का तरीका भी बहुत गलत रहा है। मीन्स जो उनके रिलेटिव्स हुए हैं या जानने पहचानने वाले हुए हैं, उनको बिना किसी सिक्योरिटीज़ के लोन दे दिए। मीन्स उनका इस चीज़ पे फोकस ही नहीं रहा कि जो लोन वो दे रहे हैं वो क्या प्रोडक्टिव इसके लिए जा रहा है, कि किस पर्पज़ के लिए जा रहा है, वो इस पर्पज़ को बिना ध्यान में रखे लोन दे दिए। और यही वजह है कि एनपीए मीन्स बैंकों के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, की ऐसी चीज़ की जो ऐसे लोन्स आप दे दो कि जो आपका वापस ना आ सके, तो उनको बोला जाता है एनपीए। तो एनपीए उनके इंक्रीज होते गए, तो हमारी बैंकों के ऊपर क्या हुआ कि संकट पैदा हो गया। ओके, फिर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जो अभी हम ऊपर बात करें बेसिक फैसिलिटीज़ की, मीन्स रोड्स वगैरह अच्छी होने चाहिए बेटे, तभी कहीं पे भी बिजनेस यूनिट्स इस्टेब्लिश होगा। तो बेसिकली आप देख सकते हो रीजनल इम्बैलेंस के लिए ये सारे कॉजेज हैं कि जो आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ डेवलप्ड कुछ प्लेसेस बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए, कुछ बहुत ही ज़्यादा पीछे हो गए। ये इंडिया में बेटा अक्सर देखने को मिलता है कि, और बहुत ज़्यादा अगर हम फ्रैंकली बोलें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल पावर की कमी रही है कि जो एक कंडीशन हुई, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। अब उस चीज़ को धीरे धीरे आज के टाइम में रिवाइव किया जा रहा है, क्योंकि आज देखो बेटा पीपल भी मीन्स लोग जागरूक हो चुके हैं, हर चीज़ों को समझने लगे हैं। तो इसलिए अब हमारे गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर होने लगा है कि ये रीजनल इम्बैलेंस को ख़त्म किया जाए। ओके, उम्मीद करते हैं बेटा आज के क्लास आपको समझ में आ गई। अगर कोई भी डाउट्स होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियोस को लाइक करिएगा, कमेंट भी कीजिएगा कि आपको कैसे लगा आज का क्लास। और जो भी नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं वो पुरानी क्लासेस को देखते रहें, और अपने फ्रेंड्स को भी आप लोग सजेस्ट करिए बेटा कि अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं क्लासेस को। व्हाट्सअप ग्रुप भी चल रहा है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टाइम रहते ही अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। आज को क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू, गुड लक।